64 विषयों के जानकार, 4 पीएचडी और 9 भाषाओं के जानकार, यानी कि 64 सब्जेक्ट में उन्होंने मास्टर किया। 4 पीएचडी होल्डर्स खुद और 9 भाषाओं के जानकार, जिसमें से 3 उनको विदेशों में मिली पीएचडी और एक उस्मानिया विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से उनको मिली। तो ये बहुत बड़ी बात थी। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से 8 वर्ष का जो कोर्स होता था उसको उन्होंने 2 वर्ष 3 माह में पूरा किया। कमाल की बात है। और ये सब इसलिए हो पाया कि वो 21 घंटे पढ़ाई करते थे। मैं कोई आम शख्सियत की बात नहीं कर रहा, मैं कोई बहुत बड़े बॉलीवुड स्टार की बात नहीं कर रहा, मैं बहुत बड़े फिलोसफर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। जय हिंद और जय भीम के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मैं बात कर रहा हूं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। मैं बात कर रहा हूं भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। मैं बात कर रहा हूं संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म महू में मध्य प्रदेश का एक इलाका है जहां पर उनका जन्म हुआ था। और वो अपने माँ बाप की 14वीं और आखिरी संतान थी। और मजे की बात तो देखिए, 14 अप्रैल ही उनका डेट ऑफ बर्थ है। तो कितनी अच्छे संयोग की बात है कि 14वीं संतान और 14 अप्रैल को उनका जन्म हुआ। तो ये एक कैंट इलाका हुआ करता था, ब्रिटिश कालीन रूलिंग पार्टी थी ब्रिटिश की, अंग्रेजों की। तो कैंट के इलाके में उनके पापा, उनके फादर सर्विस करते थे। और जब वो रिटायरमेंट के कगार पर थे, यानी कि 3 साल बचे हुए थे, तभी इनका जन्म हुआ। यानी कि आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि जब उनका जन्म हुआ तभी से वो कठिनाइयों का सामना, क्योंकि 13 जो उनके बड़े भाई बहन थे वो तो ऑन ड्यूटी में, उनके पापा के, उनके फादर के ऑन ड्यूटी में वो जन्म लिए, तो उनको सारे ऐशो आराम जो भी पॉसिबल थे वो सारी चीज़ें उनको मिली। लेकिन इनका बाल्यकाल जो उदय हुआ तो उस समय उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, क्योंकि पेंशन मिलती ही कितनी है। तो ये एक संयोग देखिए कि उनके जीवन की कठिनाई की शुरुआत बिल्कुल उनके बाल्यकाल से ही शुरू हो गई। और उस पर भी उनकी मम्मी का देहावसान हो गया था। मतलब वो बिल्कुल कितना किसी व्यक्ति को आप तकलीफें दे सकते हैं, चाहे वो ऊपर वाला हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, ये देखने की बात है। तो बाल्यकाल से ही उनका स्ट्रगल शुरू हो गया। और यहाँ मैं एक चीज़ और आपको बता देना चाहता हूँ कि उनके पापा और उनकी मम्मी और उनके टीचर्स, इनका नाम इन तीनों से पड़ा। कैसे पड़ा? तो उनकी माँ का नाम भीमा देवी था और उनके पापा का नाम था राम जी, और अंबेडकर उनको अपने से मिला। तो इस तरह से उनका नाम पड़ा बाबा साहब भीमराव रामजी अंबेडकर। तो ये माँ, बाप और गुरु, ये तीनों का कॉम्बिनेशन उनका एक नाम था। तो इस तरह से उनका नाम पड़ा। और उनकी पढ़ाई लिखाई जब शुरुआत हुई, क्योंकि उस पीरियड में बहुत दलितों को या ऐसे छोटे कास्ट वालों को एडमिशन नहीं मिल पाता था, लेकिन इनके फादर की वजह से और इनके फादर की जो ड्यूटी थी, क्योंकि सूबेदार का रैंक होता था, तो सूबेदार का रैंक बहुत बड़ा होता था। अब आ जाते हैं स्कूल में, जब उनका एडमिशन होता है तो सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनको यहीं से शुरुआत में मिलने लगती है। आप सभी जानते हैं, बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है कि इनको कितने सारे प्रॉब्लम्स फेसेस करने पड़े, कितनी सारी मुसीबतें इनको झेलनी पड़ी, छुआछूत और ऊंच नीच का, वो सारी चीज़ें आपको मालूम है। मैं ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा इन सब पे। मैं बात करता हूँ जब भी यहाँ से आगे बढ़ते हैं और मुंबई के कॉलेज में इनका दाखिला होता है, तो वहाँ कैसे इनके साथ में भेदभाव होता है। वहाँ भी क्लास में इनको इन सब चीज़ों का, अपर लोअर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स इनको देखना पड़ता है, महसूस होता है। लेकिन फिर भी ये किसी न किसी तरीके से आगे निकलते हैं और पढ़ाई अपनी जारी रखते हैं और बहुत अच्छे नंबरों से ये पास आउट होते हैं। तो उस समय पढ़ाई करने के दौरान इनकी इच्छा बहुत बलवती हुई और ये बाहर पढ़ने के लिए जाना चाहते थे, क्योंकि उस समय
बाद बाहर और विदेश में पढ़ाई करना बहुत बड़ी बात थी, और वो भी एक दलित समाज से निकले हुए एक युवक की। तो वैसे में बड़ौदा नरेश गायकवाड़ जो थे, उन्होंने इनको स्कॉलरशिप दी 25 रुपए प्रति माह की। उस समय 25 रुपए प्रति माह की स्कॉलरशिप पर ये पढ़ाई करने के विदेश गए, और वहाँ जाने के बाद आप सभी जानते हैं कि उस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार, प्रथम विश्व युद्ध चारों तरफ से शुरू हो गया था, तो पैसे का इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा था, जिसकी वजह से जो 25 रुपए उनको बहुत ज़्यादा था, मतलब बहुत काम चलाऊ था उनके लिए 25 रुपए, वो 25 रुपए में अब उनको गुजारा करना बड़ा मुश्किल हो रहा। लेकिन जैसे तैसे भी उन्होंने गुजारा किया और 4 साल की पढ़ाई उन्होंने पूरी की। हालांकि कहते हैं कि पढ़ाई इस शर्त पर वो गए थे यहाँ से कि जब भी आप वहाँ से पढ़कर आएंगे तो हमारे राज्य, हमारे रियासत में आप सेवाएं देंगे। तो जैसे ही वो वहाँ से पढ़कर आए, पढ़कर आने के बाद वो बड़ौदा नरेश के पास में गए और उनसे गुजारिश की कि आप मुझे जैसा यूज़ करना चाहें, मैं अपनी सेवाएं आपको देने के लिए हाजिर हूँ। तो उस समय डिफेंस सेक्रेटरी बहुत बड़ा पद होता है, बहुत बड़ा आईएएस लेवल का पोस्ट होता है। तो डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में उनको चुन लिया गया और उनको अपने यहाँ पर अपॉइंट कर लिया गया। तो इससे क्या हुआ कि उनको वहाँ रहकर जॉब करनी थी। ये जो मैं पहले बोल रहा था कि 64 विषयों के जानकार, 4 पीएचडी, 9 भाषाओं के जानकार उस व्यक्ति को, और वो भी तब जब वो डिफेंस सेक्रेटरी है, उसको इतनी मुसीबतें झेलनी पड़ रही थी कि जब वो अपने केबिन में जाते हैं, जब वो टेबल पर बैठते हैं और कोई फाइल मंगाते हैं, तो चपरासी फाइल तो लेकर आता है, लेकिन ऐसे फेंकता है वो गट्ठर उनके सामने में कि शायद वो उनको चोट लग जाती। मतलब इतना ज़्यादा, मतलब ऊंच नीच और छुआछूत का भेदभाव था कि ये लोअर कास्ट का आदमी आकर यहाँ हमारे ऊपर शासन कर रहा है और ऑर्डर दे रहा है। फाइनली जैसे तैसे वो चलते रहा, लेकिन कहीं पर भी उनको कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि मेरे साथ में अब वो इक्वालिटी की, समानता की बात होगी या मेरे साथ उस तरह से पेश होंगे। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मजबूरन एक बार उन्होंने कंप्लेन भी की, एक बार लिखित में भी एक लेटर दिया था उन्होंने, लेकिन वहाँ से भी कोई बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं आया। मजबूरन उनको फिर वहाँ से रिजाइन करना पड़ा, और वो रिजाइन करने के बाद मुंबई में एज ए प्रोफेसर पढ़ाने लगे। एक मशहूर कॉलेज है, वहाँ वो पढ़ाने लगे। अच्छा, पढ़ाने के दौरान जितने भी छात्र थे, स्टूडेंट थे वहाँ पर, वो सब भी ये इक्वालिटी वाले बातों में विश्वास नहीं करते थे। जानते थे कि ये दलित समाज के हैं और ये हमें पढ़ाने आए हैं, तो हम कैसे शिक्षा ले सकते हैं। लेकिन जैसे तैसे कुछ दिन गुजरे तो उन स्टूडेंट्स को ये महसूस हुआ कि नहीं, काबिल व्यक्ति हैं और कितना डीप क्लीन नॉलेज रखते हैं, कितना हम लोगों को ये सिखा देते हैं दूसरे लोगों की अपेक्षा। तो सहर्ष स्वीकार हो गए वहाँ पर स्टूडेंट्स को, और बड़े अच्छे से इनकी पढ़ाई लिखाई बच्चों की होने लगी, स्टूडेंट्स की होने लगी, यूथ की होने लगी। लेकिन अब जो वहाँ पर प्रोफेसर्स थे, उनको ये बात हजम नहीं हो रही थी कि कैसे एक व्यक्ति दलित समाज से उठकर एक साधारण सा, अदना सा इंसान इतना ऊंचे जा सकता है, और वो हम लोगों से कद में ज़्यादा बड़ा होता जा रहा है। तो ये बात उनको भी नोटिस होने लगी, और लेकिन ये सब चलता रहा। आज वो सारे सवालों के जवाब आपके मिलेंगे जो मैंने थंबनेल में दिखाए हैं आपको। तो सबसे पहले आते हैं कि देश को उन्होंने क्या दिया। देश को बनाने में उनका जितना बड़ा योगदान है, बहुत कमाल के और बहुत बड़े नेताओं में उनका नाम टॉप 3 में आएगा। बहुत बड़े नेताओं में उनका नाम आएगा। बाबा साहब ने रुपया, जो आज हमारे और आपके बीच में चलन है, जिससे हम परचेजिंग करते हैं, खरीद बिक्री करते हैं, उसके लिए रुपए का कॉन्सेप्ट किसने दिया? बाबा साहब ने दिया। जो आज हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी रुपए पे हमारा व्यापार होने लगा है कुछ कंट्रीज में। तो ये देन है उनकी। डेफिनेटली वो एक महान नेता थे। वो किसी एक जाति धर्म विशेष के नेता नहीं थे, एक लीडर नहीं थे उस प्रकार के, जैसी
आम धारणा है। देश आज़ाद होने के बाद जब इनको संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया गया, उस पीरियड में इन्होंने स्वीकार तो कर लिया, लेकिन उसके बाद इन्होंने कई देशों के संविधान का गहन अध्ययन किया ताकि कुछ गलतियां ना हो जाएं, थोड़ी सी भी त्रुटि ना रह जाए, मिस्टेक ना रह जाए मेरे देश के संविधान में। तो सोचिए कि ये एक बहुत बड़ी लर्निंग है कि जब आप किसी काम को करते हैं उसके लिए आपको पूरी तरह प्रिपेयर होना पड़ेगा, पूरी तरह तैयार होना पड़ेगा, तभी आप उसको 100% अपना दे सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने संविधान बनाने में और उसके पहले जितनी मेहनत की वो लाजवाब थी, काबिले तारीफ थी, और तभी जाकर दुनिया का सबसे अच्छा और दुनिया का सबसे बेहतरीन संविधान हमारे देश को मिला, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और इसीलिए उनको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फादर भी कहा जाता है। उन्होंने सिर्फ अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने देश के दलितों के लिए, वंचितों के लिए ही काम नहीं किया, अपितु उन्होंने पूरे देश की महिलाओं को, चाहे वो अपर कास्ट से हों चाहे लोअर कास्ट से हों, पूरी महिलाओं के लिए उन्होंने काम किया। और आज जो महिलाएं और जो नारे हम लगाते हैं कि महिलाएं हमारे कंधे से कंधा मिलाकर चलती हैं, वो 50-50% की हकदार हैं और उनको बराबरी का मौका मिलता है। तो ये सबसे पहले सोचिए उस समय की बात है, उस समय उन्होंने महिला कोड बिल पेश किया और उसी का परिणाम ये है कि आज महिलाओं को पढ़ाई में भी, जॉब में भी, पॉलिटिक्स में भी, एजुकेशन में भी, किसी भी फील्ड में उनको 50-50% का आरक्षण है। ये बहुत बड़ी बात है और ये बाबा साहब आम्बेडकर की देन है। अब एक चीज़ और देखिए आप कि मजदूरों की बात सोचिए, उस जमाने में मजदूरों के साथ में किस तरह का बिहेव होता है। आप अगर हिस्ट्री पढ़े हैं और बहुत से ऐसे टीवी में धारावाहिक या कि ऐसी फिल्में आपने देखी होंगी जहां पर उनसे काम लेने का कोई टाइम नहीं था, कितनी टाइम तक उनसे काम लिया जाएगा इसकी भी कोई लिमिट नहीं थी। तो सोचिए उस जमाने में मजदूरों के लिए उन्होंने 8 घंटे का एक लिमिट तय किया। तो अब वो मजदूर पर्टिकुलर किसी एक जाति धर्म विशेष का तो होगा नहीं, वो सभी का होगा। गरीब कोई भी हो सकता है, चाहे वो ऊंची जाति का हो चाहे वो नीची जाति का हो। तो ये, और आज देखिए आप जॉब में देखिए, सरकारी नौकरियों में देखिए, प्राइवेट में भी देखिए, 8 घंटे वैलिड वर्क टाइम है जो बाबा साहब की ही देन है। अब आप सोचिए कि आज जाकर हम मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से अलग किए, आज जाकर हम बिहार को झारखंड से अलग किए। ये उस जमाने में जब वो मंत्री थे उस समय ही उन्होंने ये घोषणा की थी कि इसको अलग करना चाहिए ताकि इसका विकास हो, डेवलपमेंट होगा। सोचिए कितनी दूरगामी उनकी सोच रही होगी, कितना वो दूर की सोचते हैं। दोस्तों, जहाँ से कहते हैं ना कि जहाँ से तुम पढ़े हो ना बाबू, वहाँ का मैं प्रिंसिपल रह चुका हूँ। कुछ ऐसी ही बातों के साथ में आप सोचिए उनको कि हम लोग जहाँ नहीं सोच पाते हैं वहाँ से वो सोचना शुरू करते हैं, जहाँ नहीं सोच पाते हैं वहाँ से वो सोचना शुरू करते हैं। इतनी बड़ी उनकी मतलब सोच थी, इतना बड़ा उनका विजन था, इतना ब्रिलियंट विद्वान, इतना महान नेता। इतना सब कुछ होने के बाद में देश जब आज़ाद होता है और कैबिनेट के लिए उनको कैबिनेट में लाने के लिए और एक नेता के रूप में उनको सार्वजनिक रूप से लोकतांत्रिक तरीके से चुनने का वक्त आता है, तो उनकी जो सीट थी मुंबई, जो आज है, पहले बम्बई हुआ करती थी, तो बम्बई प्रोविजंस से उनको सांसद के रूप में खड़ा होना था। लेकिन जितने ज़्यादातर, मैं नेताओं का नाम नहीं जानता हूं, लेकिन जो मैंने पढ़ा है, बहुत सारे नेता एकजुट हो गए कि इनको यहाँ से सीट नहीं मिलनी चाहिए, और किसी भी तरीके से उनको अगर सीट मिली भी तो वो हार गए, या ऐसे भी कह सकते हैं कि आप उनको हरा दिया गया। फाइनली उनको दूसरी जगह से, बंगाल से, जो आज बांग्लादेश है, वहाँ से, क्योंकि उस समय बांग्लादेश, पाकिस्तान ये सब ठीक ठाक ही था, देश आज़ाद नहीं हुआ था उस समय की मैं बात कर रहा हूँ, तो एक ही था। तो बांग्लादेश से उनको सीट मिली और वो वहाँ से जीते। और यहाँ भी देखिए ट्रेजेडी कि जब वो वहाँ से जीत कर आते हैं तो इधर
पाकिस्तान का विभाजन होता है, पाकिस्तान बांग्लादेश को लेकर एक कंट्री बन जाता है, तो उनकी सांसदी तो चली गई। लेकिन किसी तरीके से इस पूरे परिप्रेक्ष्य में, इस पूरी टाइमिंग में लोगों को ये पता चल गया कि इससे बड़ा ब्रिलियंट व्यक्ति, इससे अच्छा व्यक्ति इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिए और इस देश के लिए अंबेडकर से बेहतर कोई नहीं है। तो किसी भी तरीके से इसको लाना है, और सभी ने मदद की और कोशिश की कि इनको लाने के लिए, और बाबा साहब फिर इस टीम में आए और उसको लीड किया, और आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ संविधान हम लोगों के सामने में है। कहते हैं कि महात्मा गांधी और बाबा साहब दोनों में 36 का आंकड़ा था, दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल अलग थी, डिफरेंट थी। लेकिन ये बड़े लोगों का बड़प्पन है और विद्वान लोगों का ये एक अपनी विचारधारा है कि जहाँ जिस तरह की ज़रूरत होती है वहाँ वो उस तरह का रिएक्ट करते हैं। अब इसको समझिए ऐसे कि आरक्षण के लिए और वोटिंग के लिए और चुनाव के लिए, इन सारी चीज़ों के लिए बाबा साहब की एक अलग सोच थी और एक अलग उनकी मांग थी, जिस पर महात्मा गांधी ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि इतना सारा तो है, और जो मैं बोल रहा हूँ मैं पूरे डिक्लेरेशन में नहीं जाऊँगा क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये इन चीज़ों पे, इन दोनों पे मतभेद था। लेकिन अब बाबा साहब अडिग थे, उधर बापू भी अडिग थे, और इसके खिलाफ बापू ने आमरण अनशन कर दिया। तो ये सब देखने के बाद अंबेडकर जी ने ये सोचा कि देश का इतना बड़ा कर्णधार अगर कुछ हो जाता है, तो जिस देश के लिए हम लोग आज या इतना प्रयत्न कर रहे हैं, इतना लड़ रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, वो सब व्यर्थ हो जाएगा। तो फिर फाइनली उन्होंने अपना डिसीजन त्यागा और आपस में बैठकर कुछ थोड़ा सा फेरबदल कर उसको सामने रखा, और फिर बाद में वो सबको स्वीकार्य हुआ। तो बाबा साहब की अपनी विचारधारा थी, लेकिन वो देश से अलग हटकर, देश के खिलाफ जाकर कोई भी चीज़ नहीं करना चाहते थे। एक बार महात्मा गांधी ने कहा था कि दुनिया के 1000 विद्वानों को एक तरफ रख दो और उनके अपोजिट डायरेक्शन में बाबा साहब को रख दो, अंबेडकर जी को रख दो, तब भी बाबा अंबेडकर उनसे ज़्यादा ही रहेंगे। तो ये सोच थी महात्मा गांधी की अंबेडकर के लिए, और अंबेडकर की ये सोच थी महात्मा गांधी के लिए। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि बाबा साहब महात्मा गांधी के खिलाफ नहीं थे, सिर्फ विचारधारा की बात थी। चुनाव के लिए उनकी सोच कितनी गहन थी और कितना वो ज्ञान रखते थे, कितना वो उनका शार्प माइंड चलता था इन सब चीज़ों के लिए। आप जरा इस छोटे से इंसिडेंट से समझिए कि चुनाव सभी लोगों का एक साथ न करवाना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने रखा। क्यों? आप जरा सोचिए कि राष्ट्रपति का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव, सीएम का चुनाव, पीएम का चुनाव और सांसद का चुनाव और एमएलए का चुनाव क्यों नहीं होता है एक साथ में? कभी आपने सोचा? सोचिए, ये सारे लोग एक साथ चुनावी प्रक्रिया में शामिल हो जाएं और आपातकाल हो जाए तो फिर देश को कौन संभालेगा? ये इतनी दूरदृष्टि थी उनकी कि राष्ट्रपति का चुनाव उन्होंने अलग रखा, इन सब चीज़ों से अलग रखा। तो ये उनकी दूरदर्शी सोच थी। देश के विकास के लिए चाहे वो रुपए की बात हो, चाहे रिजर्व बैंक के गठन की बात हो, चाहे औद्योगिकरण की बात हो, चाहे पेयजल की बात हो, इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात हो, एजुकेशन डेवलपमेंट की बात हो, ये सब चीज़ें उस ज़माने में उन्होंने इतने विस्तार पूर्वक और इतने क्लियर तरीके से पेश किया कि आज वो मिसाल है, और आज भी सारी नीतियां और सारे प्रोजेक्ट्स उन्हीं सब लाइन पर चल रहे हैं। तो ये बाबा साहब अंबेडकर की दूरदर्शी सोच थी। महान विचारक और संत ओशो का उनके बारे में क्या कहना था? वो कहते थे कि सदियों में इनके जैसा विचारक, इनके जैसा नेता और इनके जैसा बुद्धिजीवी कोई एक पैदा होता है। तो ये ओशो का कथन था बाबा साहब के लिए। इससे आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब आम्बेडकर कितने महान नेता थे, कितने महान एजुकेटर थे और कितने महान इस देश के पॉलिटिशियन थे।
सोचिए उस जमाने में किस हद तक परेशानियां रहती थीं, किस लेवल की वहाँ पर दुश्वारियां रहती थी एक छोटे कास्ट के इंसान के लिए, एक दलित के लिए, एक गरीब के लिए। उस ज़माने में जब आपको दरवाजे के बाहर बैठना पड़ता है पढ़ने के लिए, उस ज़माने में जब स्कूल का चपरासी नहीं होता है तो आपको पीने के लिए पानी नहीं मिलता है। ये दुश्वारियाँ थी। उस ज़माने में जब आप इतने पढ़े लिखे होकर भी आपको रहने के लिए घर नहीं मिलता है, आपकी जाति देखी जाती है और आपके बारे में अजीब सी सोच बनती है लोगों के बारे में जो बदलती नहीं है। और वहाँ से इतनी परेशानियाँ झेलने के बाद कोई व्यक्ति देश का कानून मंत्री बनता है, कोई व्यक्ति देश का संविधान निर्माता बनता है और कोई व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा विद्वान घोषित होता है। क्या कहते हैं आप? आज उस तरह का, आज उस परिवेश का माहौल हमारे बीच में नहीं है। परेशानियां हैं, मुसीबतें हैं, क्योंकि इंसान का जन्म ही होता है संघर्षों के लिए। तो जब तक आपके जीवन में, हमारे जीवन में संघर्ष नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे और ना ही उन चीज़ों की कीमत हमें समझ में आएगी। इसलिए ज़रूरी भी है कि संघर्षों का बना रहना। तो आप ये ज़रा सा इमेजिन करिए कि उस ज़माने का प्रॉब्लम, उस ज़माने की परेशानियाँ इस लेवल की थी और आप कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो क्या हम अंबेडकर तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन क्या उनके जैसा 0.1% भी बनने की कोशिश करते हैं? ज़रूर बनने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि आज वो सारी संभावनाएं हैं। आज उतना हम लोगों के पास में संघर्ष करने के लिए नहीं है। आज बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को अवेलेबल हैं और हम चाहें तो देश ही नहीं, दुनिया बदल सकते हैं। ऐसे ही नहीं, हमारे देश के कर्णधारों ने कहा है कि भारत एक बार फिर से पुनः विश्व गुरु बनेगा। तो आज की वीडियो में लेसन क्या मिला? लेसन ये मिला कि आपको जितनी ज़्यादा चोट लगेगी, आप उतने ही शार्प, धारदार हथियार बनेंगे। आपको जितना ही ज़्यादा तपाया जाएगा, आप उतने ही खरे सोने के रूप में लोगों को नज़र आएंगे और आपको जितना ही दबाया जाएगा, आप उतने ही महान व्यक्ति बन सकते हैं। तो जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तभी मुझे एक बहुत गुड न्यूज़ अभी पता चली है, एक लेटेस्ट न्यूज़ पता चली है कि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने आज 14 अप्रैल को बाबा साहब की जन्म जयंती को उन्होंने राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया है। ये हम सब के लिए बहुत बड़ी बात है और मेरा उनको बहुत बड़ा सैल्यूट है कि उन्होंने बाबा साहब को इतना बड़ा आपने माना, जो कि थे वो, आपने इतनी बड़ी घोषणा की है। चलिए, देर आए दुरुस्त आए। इतने सालों बाद जिसको जो मिल जाना चाहिए था वो नहीं मिल पाया, चाहे वो भारत रत्न की बात हो, चाहे वो उनके लिए अवकाश की बात हो। थोड़ा देर ही मिला, लेकिन चलिए, मिला तो सही। बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं पूरे आप सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर पर? अगर आपको ऐसी वीडियोस और चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ में लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि यही सारी चीज़ें मुझे मोटिवेशन देती हैं। जाते जाते मैं एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब नीले रंग के कोट में, और नीला रंग उनको क्यों पसंद था, कभी आपने सोचा? तो उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि वो आसमान को जब देखते थे तो वो नीला रहता था और उस नीले रंग के आसमान के मन में कभी ये नहीं रहता था कि इसको कम धूप देना है, इसको ज़्यादा धूप देना है, या इसको छांव देना है या उसको छांव नहीं देना है। उसके लिए सारे लोग बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। इसीलिए वो नीला रंग उनको बहुत पसंद था और इसीलिए वो नीला रंग पसंद करते थे और अपने कपड़ों में वो उसी रंग का चुनाव करते थे। तो इसीलिए आज मैंने भी इस नीले रंग का चुनाव किया है। तो इसीलिए आज की वीडियो इस सद्भावना वाले नीले रंग से ख़त्म करता हूं मैं। और आपने वीडियो को इतने ध्यानपूर्वक देखा, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, वंदे मातरम।